आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो एसडीजी है, एसडीजी के कुल मिला के हमें इसमें 17 एसडीजी जो हमारे हैं, 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं, सतत विकास लक्ष्य जो हमारे हैं, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सतत विकास लक्ष्य। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एसडीजी गोल है, जिनकी संख्या, कुल संख्या कितनी है, 17। इन्होंने किसका स्थान लिया है? एसडीजी से पहले कौन था? तो एसडीजी से पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी, जिनको 2015 में रिप्लेस करके 2015 तक एमडीजी थे। उसके बाद 2015 से एसडीजी जो है स्थापित किए गए हैं। और ये किसके द्वारा लाए गए हैं? ये लाए गए हैं यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 17 एसडीजी गोल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये कब तक के लिए हैं? ये हैं 2030 तक के लिए, कि 2030 तक इसके जो यूएन के जो मेंबर कंट्री हैं, उन मेंबर कंट्री को इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो ये छोटी सी जानकारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, जिनके बारे में एग्जाम में लिस्टिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि एक तरह से नंबर दे देते हैं कि भाई दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर सामने लिख देते हैं। तो फिर मैचिंग करनी होती है, कौन सा दूसरा गोल है, कौन सा तीसरा गोल है। तो ये हमें याद करने हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमें कुछ की टर्म्स याद करने होंगे, जैसे कि पहला है पैग, PEG, पैग। फिर उसके बाद हमें याद रखना है एग्स, EGS, एग्स। उसके बाद हमें याद रखना है एडी, ADI, एडी। फिर इसरो, ISRO, इसरो। और फिर हमें याद रखना है ब्लिप। तो ये 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, पैग, एग, एडी, इसरो, ब्लिप। तो अगर हम ये याद रख पा रहे हैं, इसी क्रम में हमें याद रखने होंगे, क्योंकि क्रम अगर बिगड़ जाते हैं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ें याद करनी है, पैग, एग, एडी, इसरो, ब्लिप। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले नंबर का जो गोल है, जो फर्स्ट नंबर का गोल है, वो हमारा है पॉवर्टी से रिलेटेड, यानी गरीबी। अब गरीबी बढ़ाना तो गोल हो ही नहीं सकता, तो गरीबी क्या करनी है? कम करनी है। तो पहला गोल जो हमारा है वो ये है कि मेंबर कंट्री जो हैं वो अपने देशों में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा हमारे पास है ई फॉर एलिमिनेट या इरेज हंगर, इरेज हंगर। यानी कि हमें क्या करना है? भूखमरी को, जो भूख की समस्या है, वो हमें क्या करनी है? कम करनी है मेंबर कंट्रीज को। तीसरा गोल जो हमारा है, जब गरीबी कम हो जाएगी और भूख कम हो जाएगी तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? हमारी क्या चीज़ इंप्रूवमेंट होगी? वो होगी हेल्थ। तो तीसरा हमारा हो जाएगा गुड हेल्थ। तो तीसरा जो हमारा डेवलपमेंट गोल है वो है गुड हेल्थ। तो 3 गोल हम देखते हैं कौन कौन से। पहला है हमारा पॉवर्टी इरेज करनी है, पॉवर्टी हमें खत्म करनी है। फिर दूसरा है इरेज हंगर, और तीसरा है गुड हेल्थ। तो ये हमारा पहले जो 3 गोल हैं वो इस टर्म से होंगे, पैग, P फॉर पॉवर्टी, E फॉर इरेज हंगर, G फॉर गुड हेल्थ। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड जो हमारा की टर्म है वो है एग्स, ई का मतलब हो जाएगा, ये 4th नंबर आ जाएगा। ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशन से, कि हमें क्या करनी है? एजुकेशन प्रोवाइड करानी है सभी को। फिर जी का ये 5वां हो जाएगा, और ये छठा। फिर जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी का मतलब हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी, जेंडर से रिलेटेड है, लैंगिक समानता से रिलेटेड है, कि हमें अब गवर्नमेंट, जो भी मेंबर कंट्री हैं, वो अपने यहाँ ऐसे प्रयास करेंगी जिससे कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो स्थापित हो सके। फिर 6 नंबर पे हमारा गोल आता है, वो आता है एस फॉर सैनिटेशन, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सफाई से, स्वच्छता से, कि हमें अपने यहाँ पर जो है स्वच्छता के जो प्रयास हैं वो बढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला गोल हमारा क्या हो जाएगा। पहला गोल इमेजिन करेंगे क्या है? पॉवर्टी। फिर इरेज हंगर। फिर अगर पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी, हंगर भी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगी? गुड हेल्थ, गुड हेल्थ होगी। ये सब चीज़ें हम पूरी कर लेंगे तो फिर हमारे लिए क्या होगा? एजुकेशन
प्राप्त करना आसान होगा। एजुकेशन मिलेगी तो हमारी जो है सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो क्या होगा, जेंडर इक्वेलिटी स्टैब्लिश होगी, और जेंडर इक्वेलिटी फिर आगे हमें बढ़ाना है सैनिटेशन की तरफ। अब आते हैं ADI, ये 7th, ये 8th और ये 9th। ए जो है वो कहती है अफोर्डेबल, अफोर्डेबल अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी कि हमें अफोर्डेबल यानी कि ऐसी एनर्जी डेवलप करनी है, एनर्जी के इस तरह से सोर्स डेवलप करने हैं कि वो लोगों के द्वारा क्या हो, अफोर्डेबल हो, यानी कि महंगी ना हो, हमारे लोगों के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी। क्लीन एनर्जी, क्लीन यानी कि साफ सुथरी स्वच्छ एनर्जी हो जो कि पर्यावरण को नुकसान ना दे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जब एनर्जी हमारे पास होगी तो एनर्जी होने से क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो डिसेंट ग्रोथ, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल इनोवेशन होगा। तो इंडस्ट्रियल इनोवेशन ये हमारा 9th नंबर का हो गया। तो A फॉर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। देखिए इसमें जो हमने ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग इसी तरह से की है ताकि सारी एक जैसी चीजें एक साथ हो जाए। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी होगी तो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रियल इनोवेशंस होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होगी नई नई समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए तरह के इनोवेशंस हमें जो है लाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है इसरो, जो कि हमारा 10, 11, 12 और 13 चार हमारे टारगेट इसमें है। आते हैं सबसे पहले ई क्या है, इनइक्वालिटी रिमूवमेंट, इनइक्वालिटी रिमूव यानी कि असमानता को हमें क्या करना है, दूर करना है। फिर एस जो हमारा है वो एस हमारा है, आता है सस्टेनेबल सिटीज, यानी कि ऐसे शहरों का विकास करना है, इस तरह के शहर हों जो कि अपने आप में संधारणीय हो, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे कि जब हम कोई सिटी प्लानिंग करेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसमें ड्रेनेज सिस्टम सही हो, वो आगे के टाइम के लिए टिकाऊ हो, और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, पेड़ों की, वनों की व्यवस्था की जाए। आर फॉर मीनिंग है हमारा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यानी कि हमें जो कंजम्पशन की जो हमारे तरीके हैं वो उसमें हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी, यानी कि हमें चीज़ों को इस तरह से कंज्यूम करना होगा ताकि वो आगे के लिए भी बची रहें। तो कंजम्पशन को हमें इस तरह से चेंज करना है कि वो रेस्पॉन्सिबल हो। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हो, कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो क्या हो, बचे रहें। ओ का मतलब हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइज क्लाइमेट एक्शन, यानी कि सभी देश ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि क्लाइमेट की जो समस्या है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो किसी एक पर्टिकुलर देश को तो प्रभावित करने वाली है नहीं। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, तो वर्ल्ड के लिए अगर होगा तो उसको साधने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो, सभी देशों की प्लानिंग के साथ हो, सभी देश उसमें शामिल होकर अपना योगदान दें। तो ऑर्गेनाइज्ड क्लाइमेट एक्शन ये है हमारा इसरो। अब नेक्स्ट हमारा आता है 14, 15, 16 और 17। 14 है बिलो वाटर, और एल है लैंड, यानी बिलो वाटर लाइफ, यानी कि जो समुद्र के, नदियों के, झीलों के अंदर जो रहने वाले जो जीव हैं उनको हमें मतलब हमें क्या करना है कि वो लोग बचे रहें, उनका जीवन बचा रहे, इस तरीके से हमें अपनी सारी चीज़ें करनी है। लैंड लाइफ, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, ये बिलो वाटर है, यानी कि पानी के अंदर, पानी के नीचे जो है, ये जमीन के ऊपर, इन दोनों के जीवन के बारे में हमें प्रयास करने हैं ताकि ये सही रूप से चलते रहें। तो बी का मतलब बिलो वाटर, एल का मतलब लैंड लाइफ।
अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो दो हैं 16 और 17, ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो आई है, आई कहता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग जस्टिस। देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है कि जो कई तरह के समूह हैं, कई तरह के वो जस्टिस के लिए क्या है कि हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जस्टिस के लिए, इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड लेवल पे है या किसी भी देश में जो है, वो उतना स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, न्याय के लिए खुद ही अपने आप प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो जस्टिस न्याय की जो प्रक्रिया है वो एक तंत्र के द्वारा हो, एक मजबूत तंत्र के द्वारा स्थापित हो, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और वो विकास की प्रक्रिया में शामिल हों। और P4 मतलब आता है पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप के लिए प्रयास करना है, ताकि सभी लोग साझा रूप से जो है इन डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें। तो इन डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए, याद करने के लिए हमें ये 4-5 जो हमने यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। इसी क्रम में इन्हें इसी तरीके से याद रखना है। पैग, एग, एडी, इसरो, ब्लिप। P4 पुवर्टी को दूर करना है। E4 आता है इरेज हंगर। G फॉर गुड हेल्थ, गुड, ये सब चीज़ें होंगी, पुवर्टी चली जाएगी। इरेज हंगर होगा तो क्या होगा, गुड हेल्थ होगी, गुड हेल्थ होगी तो एजुकेशन की तरफ ध्यान जाएगा, एजुकेशन की तरफ ध्यान जाएगा तो जेंडर इक्वेलिटी आएगी, जेंडर इक्वेलिटी के बाद हम लोग जो है सैनिटेशन की तरफ ध्यान देंगे। फिर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इनइक्वेलिटी रिमूवमेंट, सस्टेनेबल सिटीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। O4 ऑर्गेनाइज्ड क्लाइमेट एक्शन। फिर आते हैं इस पर B फॉर बिलो वाटर, L फॉर लैंड लाइफ, I फॉर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग जस्टिस और P फॉर पार्टनरशिप। अब देखिए हमारे इसमें से जैसे कुछ गोल हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इनमें से अब ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ये मुझे लगता है कि सभी को याद भी हो जाएंगे, सभी याद भी कर लेंगे, या ये भी। अब याद नहीं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा वो है ये। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो UPPCS का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 और 23 में, दोनों ही एग्जाम में डायरेक्ट सीधे इनकी लिस्टिंग से क्वेश्चन थे। तो इन्हें इसी क्रम में याद रखना जरूरी है। धन्यवाद।